आज के वीडियो में मैं बताऊंगा आपके सामने है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल और कंप्लीट जो है आपको मैं बताऊंगा। तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। और आप लोग को जो है एग्ज़ाम में यह लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है, कभी भी पूछेगा तो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है। 5 नंबर में पूछेगा तो बच्चे के लिए पूछ देगा, समझ गए। तो इस प्रकार से यह इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में। अब वहाँ पे पूर्ण जो है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पूछ देता है, कभी कभी जो है 0 से 5 वर्ष के लिए ही पूछता है, कभी कभी जो है 16 वर्ष तक के पूछेगा, यानी कंप्लीट पूछेगा, समझ गए। कभी कभी पूछता है 0 से 1 वर्ष का। तो इस हिसाब से जैसे भी पूछे मैं आपको आज कंप्लीट पढ़ा दूंगा। जहाँ से पूछे वहाँ से लिखना शुरू कर दीजिएगा, समझ गए। अगर कंप्लीट पूछे तो आपको इसमें प्रेग्नेंट वोमेन सबके लिए लिखना पड़ेगा। अगर आपको बच्चे के लिए पूछे 0 से तो जन्म से शुरू करना है, समझ गए। तो ये चीज़ है, चलिए शुरू करते हैं। अब मैं बता दिया कि फर्स्ट ईयर के कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट में है, समझ गए। देख लीजिएगा आप लोग, बहुत बार पूछा जाता है। सेकेंड ईयर के चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में आपसे पूछेगा, समझ गए। ये प्रश्न जो है चाइल्ड हेल्थ में आपसे पूछा जाएगा। और मैं बात करूँ यहाँ पे, यह जो है आपके चाइल्ड हेल्थ में पूछा जाएगा सेकेंड ईयर में। थर्ड ईयर की बात किया जाए तो वही है CHN2 में, समझ गए ना। CHN2 मीन्स कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2 जो कि थर्ड ईयर में है, उसमें यह प्रश्न पूछेगा। अब जो लोग इग्नोर कीजिएगा उनको समझिए कि अगर एग्जाम में पूछ देगा तो 10 नंबर आपसे नहीं बनेगा। बिना समझे हुए ये प्रश्न बन ही नहीं सकता है, गलत करके आइएगा। तो इस हिसाब से मैं कह रहा हूँ, आप लोग इसको जो है अच्छे से समझ लीजिए और एग्ज़ाम आए तो वहाँ पे बना दीजिएगा। बड़ी आसान है, यह शेड्यूल कुछ भारी नहीं है। ये चार्ट आपको जो दिख रहा है ना, कुछ चीज़ों को समझ लीजिएगा तो बड़ी ही आसानी है। कैसे, चलिए बताते हैं। ध्यान से एक एक करके आप लोग समझिएगा, ठीक है ना। तो आपको समझ में बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। प्लस इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा आने के चांसेज रहता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। चलिए करते हैं हम यहाँ पे शुरू। सब लोग देखिएगा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, क्यों टाइम गंवाना है। एक ही वीडियो में अगर तीनों का प्रश्न आ रहा है, तीनों ईयर का, तो क्यों नहीं एक ही वीडियो कर दे, उसमें बता दे कि हाँ ये तीनों ईयर के लिए है। तो आप लोग पढ़िए, PDF डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, देख लीजिएगा, समझ गए। चलिए शुरू करते हैं। अब माय डियर यहाँ पे देख लीजिए, हमारे सामने जो है राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी है। स्पष्ट रूप से यहाँ पे चीज़ों को आप लोग समझिए। क्या समझना है, सबसे पहले ध्यान दीजिए। यह राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी है हमारा, कंप्लीट वाला पढ़ाने जा रहे हैं ताकि कोई भी पूछ ले तो आप उसको छांट के आराम से बना लें। सबसे पहले आपको ध्यान देना है, एक आपको जो है क्या बनाना है, सारणी बनाना है। देखिए मैं पहले ही बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या बनाना है, इस प्रकार से आपको चार्ट तैयार करना पड़ेगा। चार्ट में ये ध्यान रखना है कि आपको ऊपर में उम्र लिखना है, टीके का नाम लिखना है, मात्रा डोज लिखना है, समझ गए, रूट लिखना है, समझ गए, और बीमारी से बचाव के नाम लिखना है। तो देख लीजिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर खड़ी हुई लाइन, यानी जो कॉलम है वह आपको 5 कॉलम बनाना पड़ेगा, ऐसे वाला, समझ गए। ऐसे वाला 5 कॉलम बनाना पड़ेगा, एक पेज में बना लीजिएगा, समझ गए। अगर ये पूछ देगा बनाने के लिए तो एक पेज में यही बना दीजिएगा। खड़ी हुई लाइन 5 लाइन बना दीजिएगा, समझ गए। और ये 5 लाइन बना दीजिएगा और इसी 5 लाइन में जो है आपको ऊपर में उम्र, टीके का नाम, मात्रा, सबसे पहले क्या लिखना है, उम्र लिखना है कि कब दिया जाएगा, किस समय दिया जाएगा, ठीक है, उम्र हो जाएगा। कौन सा टीका दिया जाएगा, टीके का नाम यहाँ पे लिखेंगे। टीके के अब नाम लिख देंगे कि भाई वह कितना मात्रा, डोज कितना दिया जाएगा, डोज लिखा जाएगा। अब डोज के बाद जो है कौन से जगह पर देंगे, जगह का नाम लिखना है। और यह किस बीमारी से बचाएगा उसका नाम इधर लिखेंगे। तो यही 5 होता है। क्या लिखेंगे, उम्र लिखेंगे ऊपर में, सबसे पहले टीके, कौन सा टीका दिया जाना है उसका नाम रहेगा, उसका मात्रा डोज रहेगा, उसका जगह मार्ग रहेगा, किस मार्ग से देंगे, और बीमारी होने वाले जो है इससे बचाव होगा उसका नाम रहेगा। तो ये 5 आपको पहले ध्यान में रखना है, ठीक है। अब शुरू होगा आपका टीकाकरण का बनावट। ओके, तो ये चीज़ समझ गए। अब सबसे पहली बात आता है माय डियर कि कंप्लीट टीकाकरण सारणी आप बनाइएगा ना, तो वहाँ पे आपको गर्भवती महिला के लिए पहले लिखना पड़ता है, समझ गए। क्योंकि ये जो सारणी है, कंप्लीट सारणी आपका जो होता है उसमें प्रेग्नेंट वोमेन के लिए भी रहता है, समझ गए। दूसरा आपके शिशु के लिए रहता है और तीसरा आपके बच्चे के लिए रहता है। ये तीनों मिला के जो है आपको, और किशोर अवस्था में भी जो है 16 वर्ष की उम्र पर भी पड़ता है। तो इस हिसाब से आपका ये चारों का मिला दीजिएगा ना, तो जाके यह कंप्लीट आपका बन जाता है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, समझ गए। चलिए अब आपको सबसे पहले ये जब आप हेडिंग बना लीजिएगा तो बड़ी आसान हो जाएगा। हेडिंग बना लीजिएगा तो अब आपको नीचा में क्या मारना है,
गर्भवती महिला के लिए अब कंप्लीट शेड्यूल में सबसे पहले गर्भवती महिला होगा, क्योंकि सबसे पहले तो गर्भहीन है ना, उसके बाद में बच्चा आएगा। तो पहले गर्भवती महिला के लिए जो है आपको ऐसे तो 3 जो है पड़ता है टिटनेस का, लेकिन कम से कम 2 जरूर पड़ता है, समझ गए। पहला होता है गर्भ के शुरुआत में ही, जैसे गर्भ के स्टार्टिंग में ही, समझ गए। पहला जो टिटनस का टीका होता है, टीटी का मतलब होता है टिटनस टॉक्साइड, समझ गए, टिटनस टॉक्साइड। ये जो आपका होता है, यह जो है टिटनस टॉक्साइड है ना यहाँ पे, यह जो है आपके TT1 होता है, जो स्टार्टिंग में ही प्रेगनेंसी के दिया जाता है, समझ गए। इसका जो मात्रा होता है 0.5 ml होता है। कहाँ दिया जाता है? मांस में, IM में दिया जाता है। और टीटी का यह टीका टीटी रोग से भी बचाता है, टिटनस रोग से बचाता है, समझ गए। क्योंकि इस समय महिलाओं में टिटनस होने का खतरा ज़्यादा रहता है, समझ गए। अब एक गर्भ अवस्था के स्टार्टिंग में शुरुआती में लग गया, तो अब उसके बाद जो दूसरा टीका टीटी का लगाएंगे, वह टिटनस 1 के मतलब इसके लगने के 1 माह के बाद लगाएंगे, समझ गए। अब ऐसा नहीं है कि एक टीटी लगा दिए फिर दूसरा टीटी 15 दिन के बाद ही लगा देंगे, नहीं, एक के लगने के बाद टिटनस के एक TT1 के 1 महीने के बाद जो है दूसरा लगेगा, समझ गए। तो यह TT2 हो जाएगा, जो 1 महीने के बाद लगेगा। और बाकी सब चीज़ वही रहेगा, मात्रा ये इतना ही दिया जाएगा, IM के द्वारा ही, टिटनस टॉक्साइड के द्वारा ही। अब आपसे एग्जाम में क्या पूछ देगा, ऑब्जेक्टिव में अगर पूछेगा तो क्या पूछेगा, कहेगा कि टिटनस टॉक्साइड जो है 1 लगने के कितने दिनों के बाद टिटनस 2 जो है लगता है, तो 1 महीने के बाद, समझ गए। मान गया प्रेगनेंसी के 3 महीना हो गया, समझ गए, 3 महीना हो गया। अब 3 महीना हो गया तो 3 महीना पर एक पहला लग रहा है, समझ गए, प्रेगनेंसी होने के। तो 1 महीना, तीसरे महीना पर ये लग गया, तो अब जो दूसरा टीका लगेगा वह 4 महीना के बाद लगेगा, क्योंकि 1 महीना के बाद लगना है दूसरा, समझ गए ना। का कितना मात्रा देना है? 0.5 ml IM के द्वारा, और टीटी रोग से, टिटनस रोग से यह बचाता है, समझ गए। तो ये हो गया प्रेगनेंसी के लिए। अब एक आता है यहाँ पे बूस्टर डोज भी इसका आता है, समझ गए, टीटी का बूस्टर डोज भी आता है। तो वो आपका जो है बूस्टर डोज वाला जो बातें हैं, वो आपके जो है नया जो आपका सबसे लेटेस्ट जो आता है उसमें दिया गया है, समझ गए। बाकी इतना समझ लीजिए, TT1 TT2 जो है गर्भवती महिलाओं के लिए है। तो ये आपका हो गया गर्भवती महिलाओं के लिए। अब आगे हम चलते हैं बच्चों के लिए, समझ गए। अब यहाँ पे देखिए बच्चों के लिए समझना कितना आसान है। गर्भवती महिला के लिए समझ गए। अब इसी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में आपको भी इसी तरीक़ा से बच्चा के शुरू करने से पहले आपको लिखना पड़ेगा बच्चों यानी शिशु के लिए, समझ गए, शिशु के लिए। तो शिशु के लिए चूँकि हम जानते हैं शिशु का उम्र जो है 1 से कितना 0 से 1 वर्ष का बीच इन्फेंट होता है, शिशु होता है, समझ गए ना। तो 1 से 0 से 1 वर्ष भी आपसे जो है टीकाकरण में पूछ देगा। तो 0 से 1 वर्ष कहाँ से बनाएंगे? जन्म से, समझ गए। अब देखिए जन्म के समय एट ए बर्थ टाइम बच्चे में कौन कौन सा टीका लगता है, ध्यान में रखिएगा। BCG का लगता है, OPV, समझ गए, ओरल पोलियो वैक्सीन, और हेपेटाइटिस B। यह 3 टीका होता है जो जन्म एट ए बर्थ टाइम दिया जाता है, समझ गए ना। तो एट ए बर्थ टाइम जो होता है आपके सामने में है, देख लीजिए। एट ए बर्थ टाइम जो टीका दिया जाता है वह 3 है, BCG, OPV और हेपेटाइटिस B, यानी बैसिलस कॉलमेंट ग्यूडिन, OPV ओरल पोलियो वैक्सीन और हेपेटाइटिस B। जन्म जैसे ही बच्चा लेता है ये तीनों टीका देनी चाहिए। अब रही बात मात्रा की, तो माय डियर BCG का जो मात्रा होगा वह 0.05 ml होता है, समझ गए। जन्म के समय इतना दिया जाता है एक बच्चे में, तो यह मात्रा याद रखिएगा। बाकी कहीं भी आपको जो है 0.5 ml ही लिखना है, समझ गए, दूसरे टीका में। जैसे देख लीजिए OPV है तो पोलियो है तो भाई तो इसको तो बूंद में दिया जाता है, तो यह जो है 2 बूंद होगा। और बाकी जो है हेपेटाइटिस B का 0.5 ml दिया जाता है, समझ गए। और ये जो हमारा BCG होता है ID इंट्राडर्मल मार्ग से दिया जाता है, समझ गए। और पोलियो का जो है 2 बूंद मुंह से पिलाया जाता है तो ओरल होगा। और बाकी हेपेटाइटिस B जो है मांस में IM में दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया BCG TB के लिए होता है, और OPV पोलियो से बचाता है, और हेपेटाइटिस B जो है हेपेटाइटिस से बचाता है। तो रोग के तो आपको पता ही होगा, आप ये भी चीज़ को समझ गए, ठीक है। अब जन्म के समय यानी 0 ईयर पर ये सब दिया जाता है, इसको आप लोग समझ गए। आगे है 6, 10, 14। देखिए अब ये जो टीका होता है ना, मैं आपको अभी यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। 6, 10, 14 ये चीज़ को याद रखिए। 6 सप्ताह, 10वें सप्ताह और 14 सप्ताह।
छठा, 10वां, 14 सप्ताह, समझ गए? सब में एक जैसे होगा, समझ रहे चीज़ों को, सब में एक जैसे होगा। छठवें सप्ताह जन्म के समय एक पड़ जाएगा, तो उसके बाद अब कब पड़ेगा? छठवें सप्ताह यानी 1.5 महीने पर। छठवां के बाद कब पड़ेगा? 10वें सप्ताह। 10वें के बाद कब पड़ेगा? 14वें सप्ताह। मतलब इसमें भी 4 का डिफरेंस, इसमें भी 4 का डिफरेंस, 6, 10, 14 ऐसे याद रखिएगा सप्ताह में, ठीक है, जन्म के बाद। तो आप देखिए छठे सप्ताह, 10वें सप्ताह और 14वें सप्ताह में जब जाता है ना, तो ये जो BCG, OPV और हेपेटाइटिस बी जो पड़ा है, यह जो है आपका 1, 2 और 3 करके आ जाता है, समझ गए? क्योंकि कोई भी चीज़ अगर 0 शुरू करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे 0 था तो यहाँ पे सीधा सीधा ये सब नाम था। अब उसके बाद छठे सप्ताह में आया तो 1 नाम पड़ गया, समझ गए? 10वें में आया तो 2 नाम पड़ गया, 14वें में आया तो 3 नाम पड़ गया। समझ रहे ना हम क्या कह रहे हैं? समझ रहे चीज़ों को जी। तो देखिए अगर जन्म के समय अगर किसी को BCG का टीका अगर नहीं दिया गया हो माय डियर, मान गए भूल से या किसी कारण से अगर जन्म के समय BCG का टीका किसी बच्चे में अगर नहीं दिया गया हो, तो BCG का टीका हम छठवें सप्ताह में देते हैं और वह जो है 0.1 ml होता है। अगर हम 24 घंटे के अंदर कभी भी बर्थ के समय टीका BCG का नहीं दिए है ना, तो आगे हम कभी भी 1 साल के अंदर में BCG का टीका दे सकते हैं, और 1 साल के अंदर में कभी भी देते हैं तो वह 0.1 ml देते हैं, समझ गए? लेकिन अगर जन्म के समय देते हैं तो 0.05 ml देते हैं, इसका ध्यान में रखिएगा, ठीक है? तो यही चीज़ें यहाँ पे कहता है BCG यदि जन्म के समय नहीं दी गई हो तो BCG अब छठवें सप्ताह पर दे सकते हैं या फिर 10वें सप्ताह पर भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये ध्यान में रखेंगे कि आगे नहीं दिया गया हो, पहले नहीं दिया गया हो कभी, ठीक है? तो जैसे यहाँ पे BCG अगर मान गए दे दिया गया हो इतना तो ठीक ही है, अगर नहीं दिया गया हो तो छठे सप्ताह में हम दे सकते हैं और उसका मात्रा जो है बढ़ जाएगा, 0.05 ml से बढ़कर 0.1 ml हो जाता है। बाकी रूट यही है, बीमारी वही है, समझ गए? सिर्फ चेंज होता है आपके इसी डोज में, ओके? अब रह गई सब चीज़ एक समान है, सब चीज़, सिर्फ बढ़ क्या जाता है छठवें सप्ताह से DPT का एक वैक्सीन इंक्लूड हो जाता है, ठीक है? एक जो है आपके DPT का वैक्सीन जो है आपके इंक्लूड हो जाता है, ओके? DPT का वैक्सीन जानते हैं, डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटेनस, तीनों का एक साथ जो है टीका लगता है। अब यहाँ पे DPT 1 है, OPV 1 है, हेपेटाइटिस B 1 है, क्योंकि यहाँ पे 0 वाला लग चुका है तो यहाँ पे 1 से ही शुरू होगा, ठीक है ना? बाकी यहाँ पे ध्यान से दीजिए कि सिर्फ जो पीने वाला है वह 2 बूंद होगा, बाकी जो इंजेक्शन के रूप में है उसका सब का मात्रा 0.5 ml होगा, सिर्फ BCG का छोड़कर, समझ गए? BCG का छोड़कर बाकी सब का मात्रा 0.5 ml है, समझ गए? ध्यान दीजिएगा क्योंकि BCG का अलग डोज है, ओके? तो देख लीजिए यहाँ भी जो है आपका हेपेटाइटिस का 0.5 ml था, यहाँ भी हेपेटाइटिस और DPT का 0.5 ml है, ठीक है? बाकी मार्ग भी यहाँ पे वही है, IM है, तो मार्ग भी जो है आपको टेंशन नहीं लेना है, मार्ग IM भी है, डोज में भी 0.5 ml 0.5 ml है, समझ गए? बीमारी क्या चीज़ से बचाता है पता है। तो मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, एक चीज़ को समझिए, जन्म के समय जो है BCG लगता है, समझ गए? OPV लगता है, समझ गए? और हेपेटाइटिस B लगता है। लेकिन जैसे ही छठे सप्ताह में जाते हैं तो छठे सप्ताह में अगर BCG नहीं जन्म के समय दिया गया हो तो छठे सप्ताह में BCG देंगे, वहाँ पे डोज जो है 1 ml हो जाता है, ठीक है? और रही बात अब जो एक नया वैक्सीन छठे सप्ताह में आता है वह DPT हो जाएगा, और बाकी के जो ऊपर सब दिए हैं वह भी सब रहता है, तो 1 करके आ जाता है। फिर जब 10वें सप्ताह में चलेंगे तो सारा चीज़ सेम रहता है, बस इसको 2 कर देना है। 14वें सप्ताह में जाएंगे तो इसको 3 कर देना है, बाकी जो है आपका डोज वूज सब जो है रूट सब यही रहता है, समझ गए ना? तो ये चीज़ समझ गए कि जन्म के समय, फिर उसके बाद छठे, फिर 10वें, फिर 14वें सप्ताह, बाकी कौन कौन सा वैक्सीन दिया गया है। जन्म के समय आता है ना, तो छठे सप्ताह में जो जाता है वैक्सीन तो वहाँ पे एक नए वैक्सीन DPT आ जाता है, बस इतना ध्यान रखना है। बाकी सब जन्म के समय वाला ही रहेगा और सब में 1 कर देना है छठे में, 10वें में जाएंगे तो 2 कर देना है, ठीक है? 14वें में जाएंगे तो थर्ड कर देना है सब में, बाकी डोज सब में एक ही रहेगा, रूट एक ही रहेगा, बीमारी से बचाएगा तो एक ही रहेगा, समझ गए ना? तो ये सारा चीज़ें है, उम्मीद है आप लोग इस चीज़ को, हमारे बात को समझ गए होंगे, ठीक है? चलिए अब यहाँ पे हम आपको 14 सप्ताह तक समझा चुके हैं, समझ गए? तो 14 सप्ताह के बाद जो है अब सीधा कब लगेगा? 9वें माह में। अब आपको पता होगा, समझ गए? 9वें माह से लेकर हम जो है
9वें माह से लेकर जो है आप इस चीज़ को समझिए, जो 9वें माह में जो होता है, 9वें माह में खसरे का टीका जिसको मीजल्स कहते हैं, खसरे का टीका लगता है, समझ गए, 9वें माह पर। और उसके साथ में एक और आ जाता है विटामिन ए का घोल, समझ गए। 9वें माह में जो खसरे का टीका लगता है, डोज तो उसका वही होता है 0.5 ml, समझ गए, 0.5 ml। चूँकि यह एक इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है, तो इंजेक्शन वाला जितना है ना, सिर्फ बीसीजी के छोड़ के बाकी सब का 0.5 ml आँख बंद करके लिख दीजिएगा। और बाकी पोलियो है तो पीने वाला ही है, तो उसका तो 2 बूंद है ही, समझ गए ना। तो खसरे का टीका 0.5 ml, और बाकी यह सब क्यूटेनियस माध्यम से दिया जाता है, आपको पता है, यह मीजल्स से बचाता है, समझ गए। विटामिन ए का घोल ही 9वें महीना में यह 1 लाख यूनिट दिया जाता है, और मुंह के द्वारा यह दिया जाता है, ओरल द्वारा, समझ गए ना। विटामिन ए की कमी से होने वाले बीमारियों को बचाता है, ठीक है। तो यह 9वें महीना पर क्या याद रखिएगा, 14वें सप्ताह के बाद सीधे क्या लिखिएगा, 9वां माह, 9वें माह के समय पर 9वें माह में खसरे का टीका और विटामिन ए का टीका। कितना डोज, 0.5 ml, 1 लाख यूनिट 9वें माह पर। यह सब क्यूटेनियस माध्यम से दिया जाता है, यह मुंह से दिया जाता है, ओके। अब 9वें माह के सीधा बाद हम लोग चलते हैं कहाँ पे, 15वां माह तथा उसके बाद 6 वर्ष की उम्र तक प्रत्येक 6 माह पर। अब माय डियर होता यह है कि 9वें माह के बाद जो है सीधा हम क्या कब देते हैं, 15वें माह, ठीक है। 15 माह से लेकर 6 वर्ष तक जो है प्रत्येक 6 महीने पर, समझ गए, प्रत्येक 6 महीने पर जो है क्या किया जाता है, विटामिन ए का घोल देते रहता है, समझ गए। एक तो 9वें माह में पड़ जाएगा 1 लाख यूनिट, समझ गए, समझ गए ना, विटामिन ए का घोल। अब इसके बाद 9 माह के बाद 6 महीने के बाद 15 महीने के जब उम्र हो जाएगा, 15 महीने पर, तो एक जो है आपका 2 लाख यूनिट विटामिन ए का घोल पड़ जाएगा, ठीक है, मिल जाएगा। उसके बाद 6 वर्ष तक प्रत्येक 6 महीने पर, प्रत्येक 6 महीने पर जो है आपको क्या होगा, यह घोल पड़ते रहेगा, समझ गए ना। तो वही लिखा गया है, एक तो 15 माह तथा उसके बाद 6 वर्ष की उम्र तक प्रत्येक 6 माह पर यह चीज़ें जो है विटामिन ए का घोल 2-2 लाख जो है यूनिट में मिलता रहेगा, ओके। चलिए, ये हो गया। अब यहाँ पे आता है मेरा 16 से 24 माह, ये तो आप समझ गए। अब आता है मेरा 16 से 24 माह। 16 से 24 माह का एज पर, समझ गए ना, ये चीज़ को ध्यान में रखिए। 16 से 24 माह का जब बच्चे का एज होगा, तो वहाँ पे क्या लगता है, डीपीटी बूस्टर, ओपीवी बूस्टर, समझ गए, डीपीटी बूस्टर और ओपीवी बूस्टर। चूँकि हम लोग देखे हैं डीपीटी का जो है डोज 0.5 ml है, तो वही रहेगा। आईएम के माध्यम से तो वही रहेगा, रोग बचाता है इन रोगों से, तो यही रहेगा, समझ गए। ओपीवी बूस्टर है तो यह जो है पोलियो है, 2 बूंद मुंह द्वारा पोलियो रोग से। तो 16 से 24 माह के एज पर जो है आपके बूस्टर डोज लगता है, याद रखिएगा किसका, डीपीटी का, ओपीवी का, ओके। आगे चलिए, अब आता है 5वें वर्ष। 5वें वर्ष पर माय डियर जो है वह डीटी का टीका लगता है, समझ गए, यहाँ पे पी हट जाता है, सिर्फ डीटी रहता है, समझ गए ना, डीटी रहता है 5वें वर्ष पर। और यह जो है आपको 0.5 ml होता है, और यह जो है आईएम माध्यम से दिया जाता है, और जो है यह डिप्थीरिया और टिटनेस से बचाता है, समझ गए। चूँकि डीपीटी हमको पता है डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटेनस, तो इसमें से पी हट गया तो डिप्थीरिया और टिटेनस ही सिर्फ न रहेगा। तो बाकी हम लोग जानते हैं डीपीटी का टीका जो है 0.5 ml आईएम मार्ग से देते हैं, ओके। चलिए, 5 वर्ष हो गया। अगर आपसे सिर्फ 0 से 5 वर्ष पूछेगा तो यहीं तक बनाना है, 5 तक ही। 10 तक पूछेगा तो सिर्फ 10 तक ही बनाना है। अगर कंप्लीट पूछेगा तो 16 तक बना देना है, समझ गए। तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ओके। चलिए, ये चीज़ हो गया। 5 वर्ष हो गया, डीटी का टीका। 10वें वर्ष पर टीटी का टीका मिलता है, और यह 0.5 ml होता है, आईएम माध्यम से मिलता है, और यह टिटनस टॉक्साइड होता है, समझ गए। और 16वें वर्ष पर यह टीटी का टीका ही मिलता है, 0.5 ml होता है, यहाँ पे आईएम होगा, और यह जो है टिटनस टॉक्साइड होता है। तो ये चीज़ को समझना बड़ी आसान है। सबसे पहले आप एज याद रखिए, यह एज याद रखिए, ठीक है। एज अगर आपको याद है माय डियर, तो आप बड़ी ही आसानी से काम को कर सकते हैं। मैंने पहले बताया, पहले 2 प्रेग्नेंट वोमेन के लिए टिटनस का पड़ता है, समझ गए, डोज वही है 0.5 ml और आईएम में, ठीक है। उसके बाद शिशु के लिए, बच्चे के लिए स्टार्ट करेंगे तो जन्म के समय 3 टीका, बीसीजी, ओपीवी, ठीक है, बीसीजी, ओपीवी और हेपेटाइटिस बी, ये जन्म के समय। उसके बाद
जन्म के बाद हम लोग चलते हैं छठे सप्ताह, 10वें सप्ताह और 14वें सप्ताह, ठीक है, 3 है। तो यहाँ पे एक आ जाता है आपका डीपीटी नया वैक्सीन आ जाता है, जो कि हम लोग 0 दे चुके हैं ऊपर में। तो यह 1 से शुरू होता है। हेपेटाइटिस बी भी 1 होगा, ओपीवी भी 1 होगा, समझ गए ना। तो यह सब 1 हो जाएगा। और एक अगर बीसीजी पहले नहीं जन्म के समय दिया गया हो तो यहाँ पे दिया जाएगा और वहाँ पे डोज 0.1 ml हो जाता है, ऊपर वाला से बढ़ जाता है। तो छठे सप्ताह पर ये हो गया। फिर आगे हम लोग चलते हैं तो फिर आगे क्या होगा, चूँकि यहाँ पे 1 हो गया तो यहाँ पे यही वैक्सीन सब 2 जो है दूसरा हो जाएगा। यहाँ पे जो 14वें सप्ताह तो यही वैक्सीन सब 3 थर्ड जनरेशन के तौर पर हो जाएगा। बाकी डोज रूट सब तो यही होगा, ठीक है। अब 14 तक हम दे देंगे तो हम जानते हैं कि 9वें माह पर मीजल्स खसरा का और विटामिन ए का दिया जाएगा। खसरा का डोज होगा 0.5 ml ही होगा। सब क्यूटेनियस मार्ग, सिर्फ मार्ग चेंज हो जाएगा, वह सब क्यूटेनियस हो जाएगा, समझ गए। बाकी विटामिन ए है तो यह 1 लाख है, समझ गए। चलिए अब 9वें माह है तो उस 9वें माह के बाद हम लोग सीधे चलेंगे 15वें माह तथा 15 से लेकर 6 वर्ष तक प्रत्येक 6 माह पर विटामिन ए का घोल दिया जाएगा। तो उसको जो है इस प्रकार से लिख दीजिएगा। अब हम लोग 15 माह के बाद चलेंगे 16 से 24 माह में 2 चीज़ का बूस्टर डोज लगता है, एक डीपीटी का और एक ओपीवी का, समझ गए। एक डीपीटी का बूस्टर लगता है और एक ओपीवी का बूस्टर लगता है, कब? 16 से 24 माह में बच्चे को, समझ गए। और यह डीपीटी का बूस्टर होता है, आप जानते हैं 0.5 ml आईएम द्वारा और रोग से बचाता है इन रोगों से। ओपीवी है तो आपको पता है ओरल पोलियो वैक्सीन 2 बूंद मुंह द्वारा पोलियो से बचाता है। अब 16 से 24 माह याद रख लिए तो अब झंझट हो गया ख़त्म। अब सिर्फ एक बचता है 5 वर्ष, 10 वर्ष और 16 वर्ष। 5 वर्ष में है डीटी का टीका, यहाँ से डीपीटी में पी हट जाता है, सिर्फ जो है डिप्थीरिया टिटनेस का लगता है और यह आईएम के माध्यम से ही है, डोज उतना ही है 0.5 ml ही, ओके। 10 वर्ष की बात किया जाए माय डियर तो टीटी का ही, 16 वर्ष में बात किया जाए तो टीटी का ही लगता है और यह 5 ml आईएम टिटनस टॉक्साइड और यहाँ पे आपका कंप्लीट इम्यूनाइजेशन समाप्त होता है। तो जो लोग अगर इसको ध्यान से देखेंगे कि हम कहना क्या चाहते हैं, अगर इस चीज़ को पकड़ लेंगे तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं या आपके एग्ज़ाम में इससे ऑब्जेक्टिव आ जाएगा तो आराम से पकड़ सकते। अब देखिए आपसे पूछ देगा कि किस उम्र पर जो है डीपीटी का बूस्टर लगता है, तो देख लीजिए आपके सामने में 16 से 24, ठीक है ना। आपसे पूछ देगा कि जो है टिटनस टॉक्साइड का जो है कितना जो है मतलब किस मार्ग से देते हैं, तो आईएम मार्ग से देते हैं। पूछ लेगा मीजल्स का किस मार्ग से देते हैं, तो सब क्यूटेनियस मार्ग से। तो ये चीज़ें को आपको ध्यान में रखना पड़ता है, ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, समझ गए। तो बाकी चलिए हम लोग मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। आप लोग कितना समझे नहीं समझे हैं हमें तो पता नहीं, बट हम अपने तरीक़ा से पूरा कोशिश किए हैं आपको कि अच्छे से तरीक़ा से समझाया जाए ताकि आप इसे याद रखें, समझ गए ना। तो हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। और एक बात और बता देते हैं आप लोग को, आपसे एग्जाम में जैसे प्रश्न पूछा जाए वैसे ही प्रश्न का जवाब देना है। ऐसे नहीं है कि पूरा के पूरा छाप देना है एग्जाम में। अगर आपको जन्म से पूछे, 0 से पूछे तो जन्म से ही बनाना है, अगर पूर्ण पूछे तब जो है प्रेग्नेंट वुमेन के लेकर चलना है, ओके। देखते हैं कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के क्या प्रिंसिपल होते हैं, ओके। चलिए इसके प्रिंसिपल को हम लोग देख ही लेते हैं। तो माय डियर यहाँ पे देखिएगा आप लोग, कहता है समुदाय में कार्य करते समय सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स को निम्नलिखित सिद्धांतों को ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए। मतलब देखिए मैं बार बार आपको चीज़ें बताता हूँ, कहीं भी फर्स्ट ईयर हो सेकेंड ईयर हो, कहीं भी जो सिद्धांत होता है उस सिद्धांत का मतलब होता है कि किन किन बातों को ध्यान में रखकर हम काम करेंगे। जैसे कोई नियम होता है, कोई प्रिंसिपल है, जैसे कूलम्स के नियम है, कूलम्स के लॉ है, उसी प्रकार से कोई प्रिंसिपल होता है। तो प्रिंसिपल जो सिद्धांत होता है उसको ध्यान में रखते हैं, ध्यान में रखेंगे कि क्या क्या जो है इसका अच्छी बातें हैं, क्या क्या जो है हमें करना चाहिए इस क्षेत्र में, तो जाके यह सिद्धांत बनेगा। तो उसी सिद्धांत को जो है हम क्या करते हैं कि सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स को निम्नलिखित सिद्धांतों को ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए। किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए ताकि वह एक सिद्धांत हो, तो चलिए इसी को देखते हैं। माय डियर पहला पॉइंट है आवश्यकता पर आधारित स्वास्थ्य सेवा होनी चाहिए। अब एक जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स का क्या काम होता है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो है क्या करती है, अपने समुदाय में लोगों को देखभाल करती है, स्वास्थ्य शिक्षा देती है, ठीक है, लोगों के बारे में लोगों के घर घर जाकर होम विजिट करती है, यही सब ना करती है। तो
तो जो कम्युनिटी हेल्थ होती है वह जो भी स्वास्थ्य सेवा होता है वह आवश्यकता पर आधारित स्वास्थ्य सेवा लोगों में देती है। जैसे लोगों के अगर परिवार नियोजन करवाना है, जो लोग को ज़रूरी है परिवार नियोजन, उसको जो है परिवार नियोजन की शिक्षा देती है, परिवार नियोजन के बारे में बताती है। किसी को अगर होम विजिट में स्वच्छता के बारे में बताना है तो उसको स्वच्छता के बारे में बताती है। मतलब ज़रूरी आवश्यकता पर आधारित जो चीज़ें हैं, जैसे व्यक्ति के परिवार में क्या समस्या है, उसका क्या आवश्यकता है, उसे क्या समाधान चाहिए, मतलब टोटल जो है वह उसके आवश्यकता पर होना चाहिए। जो स्वास्थ्य सेवा देंगे एज ए नर्स वह उसके आवश्यकता पर होगा, किसके, परिवार के या व्यक्ति के या समुदाय के आवश्यकता पर आधारित जो है स्वास्थ्य सेवा होनी चाहिए। इसका मतलब होता है कि बहुत सारे स्वास्थ्य कार्यक्रम हैं, इसमें स्वास्थ्य समस्या के कैसे समाधान करना है और उसके कौन कौन से संसाधन है, इसका कब उपयोग करना है, कब आवश्यकता पड़ेगा, इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, तो जो भी स्वास्थ्य सेवा हो और आवश्यकता पर आधारित हो, पहला पॉइंट हम ये भी चीज़ को रखेंगे। मतलब एज ए नर्स के द्वारा जो भी स्वास्थ्य सेवा दिया जाएगा वह व्यक्ति, परिवार और समुदाय के समस्या और उसके आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट यही हो गया। ठीक है, फालतू की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। दूसरा है उद्देश्य निर्धारित होना चाहिए। अब कोई भी चीज़ में, किसी भी विभाग में चाहे आप पढ़ाई ही करते हैं तो आप नर्सिंग क्यों कर रहे हैं? नर्सिंग आप इसी उद्देश्य के साथ कर रहे हैं कि आने वाला समय में हमें सरकारी जॉब लग जाएगी, हमारा जीवन सिक्योर हो जाएगा। तो इसलिए आप जॉब करते हैं। चूँकि इसमें अभी कंपटीशन दूसरे के तुलना में कम है तो आप इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग नर्स करना चाहता है कि इसमें जॉब पाना अभी थोड़ा सा लोगों को लगता है कि आसान है, इसलिए इस उद्देश्य से लोग आता है कि हमें जॉब मिल जाएगी कोर्स करने के बाद। तो इसी उद्देश्य कहीं ना कहीं निर्धारित है व्यक्ति को। तो सेम आप नर्स बन गए हैं, आपको समुदाय में ड्यूटी दिया गया है कम्युनिटी में, तो आपको जो है एक उद्देश्य निर्धारित करना पड़ेगा। आपका उद्देश्य निर्धारित होना चाहिए। तो यही कहता है कि उद्देश्य निर्धारित होना चाहिए। ठीक है, समुदाय में प्रदान की जाने वाली जो भी सेवाएं हैं, स्वास्थ्य का जो भी सुविधा है, उसका एक उद्देश्य स्पष्ट होनी चाहिए कि हम किस उद्देश्य से यह स्वास्थ्य सेवा दे रहे हैं। व्यक्ति को स्वास्थ्य को कैसे इम्प्रूव करना है, कैसे रोगों से निपटारा पाना है, कैसे जो है संक्रामक रोगों से बचना है, इसी सब के लिए इसी उद्देश्य से न देते हैं, जिससे ज़रूरतमंद को सुविधा का लाभ मिल सके तथा उद्देश्य को पूर्ति कर सके। ठीक है, उद्देश्य का मतलब ये होता है कि स्वास्थ्य सेवा जो दिया जाएगा उसका जो भी सुविधा होगा उसका एक उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। अब उद्देश्य स्पष्ट होगा तो क्या होगा कि जिसको जो चीज़ का ज़रूरत है उसको वो चीज़ मिल पाएगा और उससे लाभ मिलेगा और आपके उद्देश्य, आपके पर्पज, आपके लक्ष्य का जो है पूर्ति हो पाएगा निर्धारित करने से। ठीक है, तो ये जो है आपका दूसरा पॉइंट है, उद्देश्य निर्धारित होनी चाहिए कि आप किस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा है पक्षपात रहित सेवा। पक्षपात रहित सेवा का मतलब होता है कि जो भी आप समुदाय में किसी व्यक्ति को, किसी परिवार को जो है आप समुदाय में किसी को अगर कोई जो है स्वास्थ्य सेवा देते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि उसके पक्ष के आधार पर आप उसको जो है सेवा नहीं देंगे। पक्षपात रहित मतलब बिना किसी पक्ष लिए हुए आप उसे सेवा देंगे। ऐसा नहीं है कि कोई हमें बहुत ज़्यादा जो है देख रेख कर रहा है, हमें जो है बहुत ज़्यादा कोई गिफ्ट दे रहा है तो हम क्या करेंगे, उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे, उसका पक्ष ज़्यादा लेंगे। लेकिन कोई गरीब अगर हमें कुछ नहीं दे रहा है, कुछ नहीं अति कर रहा है तो हम उसको जो है इग्नोर करेंगे। ऐसा नहीं होनी चाहिए। सबको एक समान और पक्षपात रहित मतलब किसी का पक्ष आपको नहीं लेना है। एज ए नर्स सबको एक समान जो है देखभाल और सेवा देना है। ठीक है, तो यही जो है होता है, पक्षपात रहित नहीं लेना चाहिए। अब व्यक्ति पक्षपात किस पर ले सकता है? ठीक है, या तो धर्म के ऊपर, या तो जाति के ऊपर, या आयु के ऊपर, या वर्ग मतलब कास्ट के ऊपर, ये सब के ऊपर लोग जो है क्या करता है, अपना जो है पक्ष लेता है। ठीक है, देखते होइएगा कि कहीं अगर लगेगा कि कोई किसी पुलिस में, किसी थाना में दरोगा अगर उसके जात का है तो खूब उड़ेगा। जैसे आप देखते होइएगा कि अगर किसी राज्य में किसी एक कास्ट का बन जाए मुख्यमंत्री तो लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को चढ़ बढ़ के बोलते हैं कि बतियाबे हमारे जात हो, मतलब फलाना मुख्यमंत्री चाहे जो भी हो, ऐसे होता है ना। तो वो ठीक बात है, कोई भी अगर मंत्री कोई भी कुछ बनता है तो वो कहीं ना कहीं एक कास्ट से, एक जाति या एक धर्म से आएगा ही आएगा। लेकिन जो ऑफिसर या जो पद पर बैठा है उस व्यक्ति को सोचना चाहिए कि हम भले तो एक कास्ट के हो सकते हैं बट हम इस पद पर आए हैं तो हमको सबको समान जो है देखना है। किसी का पक्ष नहीं लेना है कि हाँ वो हमारा जाति का है तो हम उसका पक्ष ले ले, ये वगैरह वगैरह चीज़ों को समझ रहे हैं ना। तो इस चीज़ को हेल्थ के सेक्टर में भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, चौथा पॉइंट है परिवार एक इकाई। अब आपको जब आप जाते हैं कम्युनिटी में, समुदाय में देखभाल करने एज ए नर्स, तो आपको परिवार को एक यूनिट मान के चलना पड़ेगा, एक इकाई मान के चलना पड़ेगा। परिवार को एक इकाई मानकर सभी सदस्यों को नर्सिंग सेवाएं प्रदान करनी चाहिए तथा स्वास्थ्य सेवाओं में परिवार की सक्रिय सहभागिता प्राप्त करनी चाहिए। अब मेरे डियर, आप एज ए नर्स
कोई नर्स अपने समुदाय में, जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स है, वह समुदाय में गई विजिट करने, तो ऐसा नहीं है कि अगर वह परिवार में किसी परिवार में गई तो वह सिर्फ एक ही परिवार को जो है, परिवार में एक ही सदस्य को देखरेख करेगी। नर्स को चाहिए कि अगर वह एक परिवार में गई है तो एक परिवार में जितने भी सदस्य हैं सबका हाल चाल जाने, सबका समस्या जाने, और उसमें जिसका अगर लगे कि इसको सेवा देना है तो उसको सेवा, स्वास्थ्य सेवा देनी चाहिए। ठीक है, तो परिवार को एक यूनिट मानकर चलना चाहिए, और जब एक यूनिट मान के चलेंगे तो सबको जो है हम क्या करेंगे, स्वास्थ्य सेवा दे पाएंगे, सबका जो है जांच परख कर पाएंगे। ठीक है, और इससे होगा क्या कि आप एक यूनिट मान लेंगे तो सभी सदस्य जो है इसमें भाग ले लेगा आपके स्वास्थ्य सेवा में, जिससे क्या होगा कि लोगों का सहभागिता भी बढ़ेगा। ऐसे में आप परिवार में जाएंगे और जिसको प्रॉब्लम रहेगा सिर्फ उसी को आप देख रेख करेंगे तो क्या होगा, वो एक ही आदमी आपके अंदर इंटरेस्ट दिखाएगा, वो एक ही आदमी जो है स्वास्थ्य में आपके सहभागिता लिया, बाकी उस परिवार में अगर 2-4 और अन्य लोग हैं तो वो तो आपको सहभागिता लिया नहीं, आप में भाग लिया ही नहीं, तो उससे क्या हो जाएगा कि परिवार के अन्य सदस्य जो उसको कुछ समस्या है या कुछ चीज़ें हैं तो छट सकते हैं इससे। इसलिए परिवार को आप एक यूनिट मान को सभी सदस्यों को जो है स्वास्थ्य सेवा प्रदान करनी चाहिए। ठीक है, चलिए, परिवार एक इकाई हो गया। 5वां है स्वास्थ्य शिक्षा तथा परामर्श। अब सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स जो है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स, उसका एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वह अपने कम्युनिटी में, अपने समुदाय में कहीं भी किसी के परिवार में या व्यक्तिगत रूप से किसी से मिले नर्स, या समुदाय में भ्रमण करे या कहीं कैंप लगे तो वहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ नर्स का एक जिम्मेदारी हो जाता है कि वो जो है अपने समुदाय में लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा भी देती है और लोगों को काउंसलिंग मतलब परामर्श भी देती है। ठीक है, तो यह 2 चीज़ें कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को ध्यान में रखना चाहिए, जो भी नर्स है उसको ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमें स्वास्थ्य शिक्षा भी देना है और परामर्श भी देना है। जो अपना निर्णय खुद से नहीं ले पा रहा हो, जिसको दिक्कत होता हो अपने चीज़ों को चुनने में, अपने फैसला लेने में, तो उससे परामर्श भी नर्स जो है दे सकती है। तो यह स्वास्थ्य शिक्षा और परामर्श जो है नर्स का ही एक कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का एक सिद्धांत है। ओके, चलिए, 6ठा है नियोजन में सहायता करना। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स जो है रोगी के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य से संबंधित निर्णय लेने में रोगी की मदद करे, जिससे वह समान जीवन निर्वाह कर सके। नियोजन का मतलब होता है कि नर्स जो है वह अपने मरीजों के, अपने समुदाय में, अपने लोगों को कोई भी चीज़ का फैसला लेने में, ठीक है, उससे जो है निर्णय लेने में मदद करती है, सहायता करती है। ठीक है, मीन्स अगर पेशेंट का कोई ऐसा निर्णय है, पेशेंट अगर जो चीज़ चाहता है तो उसको निर्णय लेने में मदद जो है कौन करेगी, नर्स का काम है, दायित्व है कि वह अपने रोगियों को स्वास्थ्य से संबंधित कोई निर्णय लेने की बात हो तो उसमें मदद करना, उसका नियोजन करना नर्स का ये जिम्मेदारी होता है। ये बातें को ध्यान में नर्स को रखनी चाहिए, और साथ में ये भी बातें को ध्यान में रखनी चाहिए कि रोगी का कोई अधिकारों का हनन ना हो, कोई अधिकार उसके जो है उस पर दिक्कत ना आवे। इस अधिकार को ध्यान में रखते हुए उसे निर्णय लेने में हम मदद करेंगे रोगी को, जिससे वह समान जीवन जी सके अच्छे से। तो नियोजन में सहायता करना चाहिए। ओके, 7वां पॉइंट है निरंतरता। निरंतरता का मतलब होता है कंटिन्यूटी। अब जो स्वास्थ्य सेवा होता है समुदाय में, ऐसा नहीं है कि एक सेवा आज दे दिए, एक सेवा 6 महीना के बाद जो है हम समुदाय में जाकर दूसरे को देंगे, ढूंढेंगे, तो ये गलत चीज़ें हैं। आपको एक कंटिन्यूटी में जो है स्वास्थ्य सेवा देनी चाहिए, नर्स को ध्यान रखनी चाहिए। कोई भी चीज़ है जब उसमें आप दवाई एक दिन खा लिए और 10 दिन के बाद दवाई खाइएगा तो कभी भी ठीक होगा नहीं, ठीक होगा। कंटिन्यू जब हम उसको 10 दिन, 15 दिन, महीने दिन या 6 महीने तक दवाई खाते हैं तब उसका जो है कंप्लीट असर हमारे शरीर पर होता है। तो किसी भी चीज़ में कंटिन्यूटी बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसी प्रकार से स्वास्थ्य सेवा में, कम्युनिटी हेल्थ नर्स में भी जो है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में नर्स को कंटिन्यूटी, निरंतरता जो है सेवा व्यक्ति को, परिवार को या समुदाय में ज़रूरत के आधार पर निरंतरता में सेवा देनी चाहिए। ठीक है, जिससे नए नए जो भी समस्या हो वह जो है हमेशा नज़र में रहे, और कोई संक्रामक रोग फैले तो वह भी नज़र में रहे। कब? जब कंटिन्यूटी रहेगा, निरंतरता से हम व्यक्ति को, समुदाय को और जो है परिवार को हम कोई भी स्वास्थ्य सेवा देते रहेंगे, उसके समस्या को सुनते रहेंगे, खोजबीन करेंगे, तभी जाके जो है हमें कोई नए नए बीमारी या कुछ भी चीज़ें मिल सकता है और उससे पहले ही हम बच सकते हैं। ठीक है, तो निरंतरता होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है मेरी डियर 8वां है मूल्यांकन करना। मूल्यांकन करने का मतलब होता है कि सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स जो होती है उसको निश्चित समय सीमा में निरंतर अपने द्वारा की गई स्वास्थ्य सेवा का अवलोकन करना चाहिए। ठीक है, ताकि वह स्वास्थ्य सेवा के प्रभाव की जांच कर सके कि वह कितनी प्रभावी है। अगर उसमें कुछ कमी आ रही है तो उसको समय रहते दूर किया जा सके। मीन्स इसका मतलब हुआ
कि अगर मान गए आप एक स्टूडेंट है, ठीक है, आप एक स्टूडेंट है, तो अगर आपके अंदर मूल्यांकन करना है, आप मानिए जीएनएम के फर्स्ट ईयर के थर्ड ईयर के स्टूडेंट है, ठीक है, अगर आपको मूल्यांकन करना है कि हम जितना पढ़े हैं उससे हम कॉन्फिडेंस है या नहीं, हम क्वेश्चन बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ। आपको nursingyan.com पर जाना है। आपको टोटल 2015 से लेकर 2021 तक कुल 7 से 8 सालों का क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन बैंक डाल चुके हैं दोनों सब्जेक्ट का, चाहे मिडवाइफरी हो चाहे वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हो। दोनों का क्या करना है, आपको जो भी चीज़ें में आपको लगे कि हमें अपने आप को आंकना है, मूल्यांकन करना है, तो आप जाइए क्वेश्चन देखिए। सिर्फ देखने मात्र से जो है आपको पता चल जाएगा कि हाँ हम इसमें कितना % क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, और आपको पता चल जाएगा कि हमारे अंदर कितना तैयारी है और हम अगर एग्जाम में अभी बैठे तो हम कितना जो है क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो हकीकत में बता रहा हूँ, nursingyan.com पर जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहाँ पर जाने के बाद आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और मिडवाइफरी गायनेकोलॉजी दोनों में डिफिनीशन एंड क्यूबी लिखा होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा तो उसमें जो है आपके दोनों सब्जेक्ट का अलग अलग जो क्वेश्चन बैंक है मिल जाएंगे, ठीक है। जीएनएम थर्ड ईयर वाले में क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पे 2 सब्जेक्ट आएगा, CHN2 और मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी। फिर जो भी सब्जेक्ट का पढ़ना हो उस पर आगे क्लिक कीजिएगा तीर वाले पर, तो वहाँ पे आपको आ जाएगा डिफिनीशन एंड क्यूबी, ऑब्जेक्टिव्स और सब्जेक्टिव। तो डिफिनीशन एंड क्यूबी पर क्लिक कीजिएगा तो उसमें क्वेश्चन बैंक टोटल जितना पोस्ट है सब मिल जाएगा। एक पोस्ट में आपको 2 साल का क्वेश्चन बैंक मिलेगा। जैसे जैसे पढ़ना है आपको टोटल पोस्ट वहाँ पर मिल जाएगा, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अपने आप को आकलन यानी मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपका तैयारी किस आधार पर है, ठीक है। चूँकि हम क्वेश्चन डिफिनीशन करा ही दिए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन बहुत सारे करा ही दिए हैं, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन पर अब हम भीड़ ही गए हैं और ऑब्जेक्टिव्स आपको बीच बीच में चल ही रहा है। तो एग्ज़ाम से पहले मैं आपको 2 बार रिवीजन भी करवा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो मूल्यांकन के मतलब होता है कि आपके अंदर कितना जो है ज़्यादा जो है आप काम को कितना ज़्यादा अच्छे से किए हैं, उसका क्या रिजल्ट आया है, वो रिजल्ट से आप संतुष्ट हैं या नहीं, अगर आपको ये पता करना है तो मूल्यांकन जरूरी होता है, ठीक है। जैसे स्टूडेंट है, आप मानिए जीएनएम के स्टूडेंट है, एग्ज़ाम दिए, रिजल्ट आया, रिजल्ट से आप संतुष्ट नहीं है, आप जो है आपका एग्ज़ाम भी गड़बड़ गया है और रिजल्ट आपका सही नहीं आया है, तो आपको सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर हम नहीं पढ़े तब ऐसा हुआ है। तो अपने आप को मूल्यांकन करते हैं कि हमारा गलती कहाँ हो गया, हम क्या किए जो ऐसा हो गया। तो अगर गलती पकड़ा जाता है तो उस गलती पर काम करते हैं तो समय रहते ठीक हो जाता है, तो वही मूल्यांकन होता है, ठीक है। चीज़ों को समझ गए। और मूल्यांकन किसी भी काम को सफलता में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। माय डियर, नौकरी के दौरान प्रशिक्षण है। अब नौकरी के दौरान प्रशिक्षण का क्या मतलब होता है, तो मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ नौकरी के दौरान, ठीक है। एजुकेशन इन सर्विस पढ़ा चुके हैं ना, इन सर्विस एजुकेशन। यहाँ पे होता है कि नौकरी के दौरान जो है ट्रेनिंग कर सकती है जो भी स्वास्थ्य नर्स है समुदाय के, वह जो है सरकार के द्वारा या NGO के द्वारा जो भी चलाए जा रहे ट्रेनिंग प्रयोगशाला है, कार्यशाला है, वहाँ पे आयोजित किए जाते हैं समय समय पर। जैसे देखते होइएगा, सरकार जो है ब्लड डोनेट के लिए या कुछ नए नए चीज़ें आता है तो उसके लिए सरकार जो है क्या करती है, पहले जो है कुछ स्वास्थ्य कार्यकर्ता को, कुछ स्वास्थ्य कर्मी को ले जाकर उस नए चीज़ों के बारे में अवगत करवाती है, ट्रेनिंग करवाती है। तो उस ट्रेनिंग में भाग लेनी चाहिए, ठीक है। साथ में कुछ NGO नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी होती है जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए नए चीज़ें करती है, तो वह स्वास्थ्य नर्स को जो है अपना प्रशिक्षण उसमें लेना चाहिए। जो चीज़ नहीं पता हो और सरकार अगर आपको नाम दे रहा हो, इनवाइट कर रही हो, साथ में कोई NGO संस्था है वो भी आपको इनवाइट कर रही हो कि आइए और कुछ सीखिए, तो ज़रूर सीखना चाहिए, ठीक है। इससे होता यह है कि नए नए चीज़ों के बारे में, उसके विधियों के बारे में और स्वास्थ्य सेवा में जो बदलाव होते हैं उसके बारे में आपको जानकारी भी मिल पाएगा, और उससे जो प्राप्त ज्ञान होगा वह आप अपने कर्मचारियों में भी बांटने चाहिए, ताकि वो कर्मचारी भी जान पाए कि आप जो गए थे ट्रेनिंग के लिए 4-5 दिन या 10 दिन, उसमें जो है क्या आप सीखें। तो आप अपने सहकर्मचारियों से भी बांटना चाहिए और इसका उपयोग आप अपनी कार्यों में भी कर सकते हैं, जिससे कार्य और ज़्यादा कुशल होगा, बढ़िया होगा। तो नौकरी के दौरान प्रशिक्षण लेना चाहिए और ये प्रशिक्षण जो है आपको सरकार करवाती है। जैसे सरकार कोई भी नया चीज़ आता है हेल्थ के सेक्टर में, जैसे कोई मशीन ही है, ठीक है, कोई मशीन ही आया है मरीज के लिए, तो मान गए वह मशीन नया है तो उसके बारे में तो कोई नहीं जान रहा होगा, तो सरकार क्या करती है या जो वो संस्था क्या करती है, जिस संस्था में आप काम कर रहे हैं वह संस्था आपको क्या करेगी कि आपके टीम में से, आपके कर्मचारी में से 2-4 ऐसे नर्स होगी जिसको चुन लेगी, कहेगी कि आप जाइए इसका बारे में जानकारी लेकर आइए, हम फलाने जगह भेज रहे हैं, और सारा खर्च सरकार देती है। और वह जाके सीख के आएगी तो उसको नॉलेज हो जाएगा और उसका उपयोग जो है वह करेगी, जब होगा, जब जरूरी होगा करेगी, और साथ में उसका जो है अपने कर्मचारियों में भी बताएगी कि हाँ इसका ऐसे 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 इसका ऑपरेट होता है, समझ गए ना। तो ये नौकरी के दौरान प्रशिक्षण लेनी चाहिए, जिससे आधुनिक और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो रहे बदलावों के बारे में पता चलता है। ओके,
10वां है स्वास्थ्य सेवा देना। माय डियर, अब एक नर्स का क्या काम होता है? नर्स का ही काम होता है कि वह अच्छे से अपने मरीजों को, अपने व्यक्ति को, समुदाय में लोगों को अच्छे से स्वास्थ्य सेवा दे, ठीक है ना। तो अगर नर्स को इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए कि ना उससे राजनीतिक चीज़ों से लेना देना रखना चाहिए, ना उससे धार्मिक चीज़ों से लेना देना रखना चाहिए, ठीक है। इस आधार पर वह किसी को स्वास्थ्य सेवा तय नहीं करेगी कि कोई फलाना जाति के है तो उसको इस प्रकार से देखेंगे, कोई फलाना धर्म से है तो उसको इस प्रकार से देखेंगे। वह इस बात से कभी भी जो है नहीं अति कर सकती है। वह जो है स्वास्थ्य सेवा देने के लिए आए हैं, तो चाहे जो भी धर्म, जो भी जाति के लोग हो, उसको स्वास्थ्य सेवा देना है, इतना दिमाग में रखना चाहिए। और यह स्वास्थ्य सेवा अच्छे से देना चाहिए, ठीक है। स्वास्थ्य शिक्षा देना चाहिए, ठीक है, जिससे व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को और ज़्यादा अच्छा से इम्प्रूव कर सके। तो स्वास्थ्य सेवा देना भी एक नर्स के लिए जो है सिद्धांत होता है, किन चीज़ों के, ताकि वह राजनीतिक और धार्मिक मुद्दों पर जो है दखल अंदाजी न दे और सिर्फ स्वास्थ्य सेवा ही दे, ठीक है ना। तो ये हो गया माय डियर। 11 नंबर पॉइंट है, देखिएगा, उच्च शिक्षा प्राप्त करना। वहाँ पे क्या था? शिक्षण प्राप्त करना, यहाँ पे उच्च शिक्षा प्राप्त करना। अब होता यह है कि सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स को नर्सिंग जर्नल्स, हेल्थ मैगजीन, रिसर्च रिव्यू द्वारा अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहिए तथा उच्च शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। माय डियर, आप लोग देखते होइएगा कि हेल्थ के, स्वास्थ्य के पत्रिका भी आता है, ठीक है ना, स्वास्थ्य पत्रिका, हेल्थ मैगजीन, बहुत सारे नए नए रिसर्च होते हैं जो कि प्रकाशित किया जाता है। तो इन सबको जो है जानकारी लेना चाहिए, उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहिए, जिससे नर्स को आगे जो है इस उच्च शिक्षा का उपयोग करके हेल्थ सेक्टर में स्वास्थ्य सेवा देने में और बेहतर तरीके से कुशल बने और ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग भी दे सके और स्वास्थ्य भी बढ़िया से सेवा दे सके, ठीक है। तो उच्च शिक्षा कहाँ कहाँ से प्राप्त करेगी? नर्सिंग जर्नल्स से, हेल्थ मैगजीन से, रिसर्च से, ये सब के रिव्यू करके वो अपने ज्ञान को बढ़ा सकती है, ठीक है। 12 नंबर है माय डियर, और यह आखिरी है, देख लीजिए, रिकॉर्ड रखना चाहिए। अब कम्युनिटी हेल्थ नर्स को एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि वह जो भी स्वास्थ्य सेवा दी है उसको रिकॉर्ड रखे, ठीक है। जो भी वह अपने समुदाय में लोगों को, परिवार को या व्यक्ति को जो भी स्वास्थ्य सेवा दी है उससे जो है चाहिए कि वो जो है उसका रिकॉर्ड जरूर रखे, ठीक है। अगर रिकॉर्ड बना के रखेगी तो ज़रूरत पड़ने पर कभी भी यह कानूनी रूप से ज़रूरी पड़ सकता है या कुछ और मोटिव से ज़रूरी पड़ सकता है, तो एज ए नर्स इसका इस्तेमाल जो है आगे आप कर सकते हैं। इसके सूचना इकट्ठा करने में या जो भी चीज़ें हैं आप रिकॉर्ड के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं मरीजों के बारे में। तो मरीज, जैसे मानिए समुदाय में गए, कोई ऐसा ज़रूरी है और डॉक्टर जो है उसको क्या कि देखभाल में फलाना दवाई दिए हैं, आप देखभाल करने गए और दवाई जो है डॉक्टर के हिसाब से खिला दिए। अब दवाई खिला दिए और खुदा न खास्ते उससे थोड़ा दवाई खिलाएं और उसके कुछ देर के बाद ही पेशेंट को हालत बेहालत होने लगा, पेशेंट डी कर गया। तो ऐसे में मान गए पेशेंट का जो मरीज है, पेशेंट का जो परिजन होंगे वो क्या सोचेगा कि दवाई दिया, पेशेंट गड़बड़ा गया, इसी कारण से जो है हुआ है, इसको पकड़ो और इस पर ये करो वो करो, ठीक है। हो सकता है, नॉर्मली बातें हैं। तो आप रिकॉर्ड रखे रहेंगे कि आप क्या जो है देख रेख किए हैं, कौन सी दवा दिए हैं, तो वह आपको सहायता करेगा बचाने में, कानूनी रूप से या जो भी रूप से। क्यों? क्योंकि आप तो डॉक्टर के प्रिस्क्राइब पर दे दिए दवाई। अब वो भाई डॉक्टर जो लिखा है वो कैसा लिखा है वो डॉक्टर जाने, या उस दवाई के कारण हुआ भी है या नहीं भी हुआ है। लेकिन जब व्यक्ति पर अबजस कर लग जाता है, जब आपके छूने के या आपने करने के थोड़ा देर के बाद ही ऐसा कुछ हो जाए तो लोग जो है आप ही को नाम लगाते हैं, लेकिन ऐसा जो है होता भी नहीं है, उसका रीज़न कुछ और रहता है। लेकिन अगर मान गए थोड़ा देर पहले अगर कोई व्यक्ति संपर्क में उसको आया है या कुछ किया है तो नाम उसी को होता है। तो ये चीज़ें होता है, तो रिकॉर्ड रखना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें होते हैं। ये रिकॉर्ड से आप स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड रखने से होता यह है कि अच्छे से बनाए गए रिकॉर्ड्स नर्स को बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में तो मदद करता ही है, साथ में ज़रूरत पड़ने पर नर्स को कानूनी सहायता भी लेने में यह मदद करता है, ठीक है। तो रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि भविष्य में मरीज के परिजन भी जो है इस रिकॉर्ड को मांग सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है रिकॉर्ड रखना जरूरी होता है। तो इस प्रकार से यह 12 पॉइंट मैंने आपको सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग के सिद्धांत में बता दिया। एक बार ऊपर से चलिए मैं रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इंग्लिश में एक बार रिपीट कर देते हैं, आप लोग देख लीजिए। आपको लिखना होगा कि सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग के क्या क्या जो है सिद्धांत है। तो आप सीधा सिद्धांत मतलब समझिएगा कि वो किन किन एज ए नर्स, एज ए कम्युनिटी हेल्थ नर्स हम क्या क्या जो है ध्यान में बातों को रखेंगे। पहला बात ध्यान में रखना है कि आवश्यकता के आधार पर स्वास्थ्य सेवा आपको देना है, नीड बेस्ड हेल्थ सर्विस, ठीक है। दूसरा है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मतलब उद्देश्य जो है आपको निर्धारित होना चाहिए, ठीक है।
तीसरा है इम्पार्शियल सर्विस। इम्पार्शियल मतलब पक्षपात रहित सेवा, मतलब किसी का पक्ष नहीं लेना है। चौथा है फैमिली यूनिट। फैमिली को एक यूनिट मानकर चलेंगे, एक इकाई मानकर चलेंगे। पांचवा है हेल्थ एजुकेशन एंड काउंसलिंग। नर्स का ये बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि उसका ये काम स्वास्थ्य शिक्षा देना भी और परामर्श देना भी है, ठीक है। इन बातों को वह ध्यान में रखेगी, सिद्धांत है, ठीक है। हेल्प विथ प्लानिंग मतलब नियोजन बनाने में मदद करना, मरीजों को नियोजन करने में सहायता करना चाहिए, ठीक है। ये नर्स का काम है, इस बात को ध्यान में रखनी चाहिए। सातवां है कंटिन्यूटी मतलब निरंतरता। जो भी स्वास्थ्य सेवा आप व्यक्तिगत रूप से या पारिवारिक तौर पे या समुदाय में आप किसी को दे रहे हैं स्वास्थ्य सेवा, तो वह स्वास्थ्य सेवा एक कंटिन्यूटी में होनी चाहिए, मतलब एक निरंतरता में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक सेवा आज दिए, एक सेवा 5 दिन के बाद दिए, तो ये तो गलत है, ठीक है। आठवां है इवैल्यूएशन मूल्यांकन। आप एज ए नर्स अपने कामों का जो है मूल्यांकन करेंगे कि आपका काम कितना ज़्यादा प्रभावी रहा या नहीं रहा। अगर नहीं रहा तो उसको फिर से सही करते हैं, ठीक है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग यानी इन सर्विस एजुकेशन, आप सर्विस के दौरान जो है ट्रेनिंग कर सकते हैं, प्रशिक्षण ले सकते हैं। नए नए हुए बदलाव या नए नए जो चलाए जाते हैं सरकार के द्वारा कार्यशाला, उसमें भाग लेनी चाहिए। प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर, अब एज ए नर्स आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि आपको स्वास्थ्य सेवा भी देना है, और वह स्वास्थ्य सेवा आप ऐसे देंगे जो बिना किसी पॉलिटिशियन का, बिना किसी रिलीजियस के जो है दबाव में जो है आप देंगे, यानी सबको एक समान देंगे, न राजनीतिक, न जाति, न धर्म देख कर देंगे, ठीक है। ये हो गया। क्लियर। 11 है परसुइंग हायर एजुकेशन। अब आपको एज ए नर्स उच्च शिक्षा भी प्राप्त करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कम्युनिटी हेल्थ नर्स बन गए तो आप बैठे रहिए, ऐसे में आपका ज़िंदगी अच्छा नहीं हो सकता है। आपको और ज़्यादा नॉलेज लेने से और ज़्यादा आप अच्छे जो है काम कर सकते हैं। तो हायर एजुकेशन भी प्राप्त कर सकते हैं, किसके जरिए, तो मैगनीज के जरिए, जर्नल्स के जरिए, नर्सिंग जर्नल्स के जरिए, ठीक है, रिसर्च मतलब खोज के जरिए, इस सब के जरिए, ठीक है। एंड लास्ट में 12वां पॉइंट है रिकॉर्ड को जरूर जो है रखना चाहिए, ठीक है। यह रिकॉर्ड आपको बहुत मदद करता है, अच्छे स्वास्थ्य सेवा देने में भी मदद करता है, और साथ में नर्स को नर्सिंग जो है कानूनी मदद जो है लेने में भी मदद करता है, ठीक है। तो रिकॉर्ड बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो यह लॉन्ग प्रश्न है, इसीलिए जो है आपको यह 12 है, तो आपको एग्जाम में 10 नंबर बिना ऐसे तो मिलेगा नहीं, तो कम से कम 12 पॉइंट लिखिएगा, तब तो आपको नंबर मिलेंगे 10 नंबर ना। और ये 12 पॉइंट में जितना मैंने बताया 3-4 लाइनें जितना नॉलेज होगा सब में लिखिएगा, ओके। कोई दिक्कत, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।